नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच फिर से एक नई चर्चा के साथ, नए उम्मीद के साथ। उम्मीद ये कि आज के वीडियो के बाद आपको एक नई उम्मीद जगने वाली है, क्योंकि हमने एक ऐसे कोहिनूर को आपके बीच आमंत्रित किया है। मैं आपका उनसे परिचय करवाऊंगा। उससे पहले समझना है थोड़ा सा कि एक छोटा सा गांव, टूटी बेंच, सीमित किताबें, लेकिन एक बड़ा सपना। और आज वही सपना बना रैंक 1 इन यूजीसी नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप का यह सफर। ये कहानी है हालात से लड़ने की, खुद को साबित करने की। स्वागत है आपका। नमस्ते। अफराहिम जी। अब मैं बता दूं आपको, अफराहिम जी ने कोटाल पोखर, साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर एक छोटा सा कस्बा है, और वहां के छोटे छोटे कमरों में चलने वाला सरस्वती शिशु मंदिर से आपने वहां की प्रारंभिक पढ़ाई आपने वहां से की, और वहां से निकलकर सरकारी उच्च विद्यालय कोटाल पोखर से आपने वहां से आपने मैट्रिक लेवल तक की आपने पढ़ाई की, और फिर वहां के बाद आपने कॉलेज का रुख किया। और सोचिए, उस छोटे से कमरे से निकलने वाला छात्र जब देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में रैंक नंबर 1 आता है, तो वास्तविक में सीना गर्व से चौड़ा होता है, और यह कहते हुए कि बहाना नहीं चलेगा। और आज इसी बात को लेकर हम बात करने वाले हैं हमारे आज के उभरते हुए कोहिनूर से, आज के हमारे मेहमान से, अफराहिम जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चलिए अफराहिम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने देश के ऐसे प्रतिष्ठित एग्जाम में आपने नंबर 1 का रैंक प्राप्त किया है। अफराहिम जी, अगर मैं आपसे कहूं आपकी शुरुआत और आज की सफलता में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जी, शुरुआत तो एक क्लूलेस तरीके से होती है, जहाँ आपको कुछ मालूम नहीं होता है, बस एक सपना होता है जो आप कहीं देखते हैं, कहीं सुनते हैं अपने आसपास कहीं पे। तो वो सपना और आपके बीच एक लड़ाई होती है, कंफ्यूजन होता है कि क्या ये कभी पूरा हो पाएगा भी कि नहीं। तो शुरुआत में ही एक सपना देखा मैंने, और उस सपने के लिए हर वक्त ये था कि कहीं सपना ना छूट जाए, सपना ना मर जाए। बहुत तकलीफ है, कंफ्यूजन है, चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है आगे। तो वो चीज़ थी। लेकिन आज जब मैं सफल हुआ हूँ, तो बस ये डिफरेंस है कि कंसिस्टेंसी और खुद पे यकीन, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है और आप उस रास्ते पे निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो वो हर एक सपना आपका कामयाब हो सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और कुछ नहीं चाहिए, बस ये डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थिति कुछ भी हो, जज्बा है तो सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी आपको। बिल्कुल। अफराहिम जी, साहिबगंज जिले के सबसे छोटा प्रखंड, एक प्रखंड के एक भाग को कह सकते हैं हम, कोटाल पोखर जी, एक गांव कह सकते हैं जी। वहां से नंबर 1 पोजीशन पूरे भारत में। जी। इस सफर में सबसे कठिन लड़ाई आप क्या मानते हैं? जो आपने शब्द का यूज किया कि कोटाल पोखर जो है एक गांव है साहिबगंज से, और ऊपर से ऐसे बॉर्डर एरिया में है जहाँ पे रिसोर्सेज, आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की कितनी कमी है। रूरल एरिया में हम आते हैं, भारत के रूरल स्टेट के रूरल एरिया में आते हैं। बिल्कुल। तो जो सबसे कठिन लड़ाई आप अगर पूछेंगे तो ये है कि खुद को ये रोज बोलना कि हार नहीं मानना, किसी और की बातों में नहीं आना, तुम भी कर सकते हो। हर रोज अपने आप को ये बनाए रखना, वो मोटिवेशन कि नहीं, तुम ऐसे एरिया से आते हो, तुम सपना देखे हो, इस सपने को तुम्हें लड़ते रहना है, हर दिन पूरा करते रहना है। तो जो सबसे कठिन लड़ाई मेरे साथ थी, ये थी कि चाहे मैं कहीं से भी आता हूँ, किसी भी जगह से आता हूँ, लोग चाहे मुझे कुछ भी बोले, अपने सपने को नहीं मरने देना है। ये थी मेरी खुद के साथ, खुद के सपनों के साथ।
जी बिल्कुल, सपने को यदि साकार करना हो तो लड़ाई खुद से, लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ेगी। लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपको कभी, चूंकि आप जैसे अभी हम लोग इंट्रो में भी बात किए कि आप एक सरकारी विद्यालय से जी आपने पढ़ाई की, प्रारंभिक पढ़ाई, तो आपको कभी ऐसा लोग कहा कोई कि अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास किया कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उस समय आपको कैसा लगा? देखिए, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं हमेशा से ही सरकारी ही स्कूल कॉलेजेस से ही पढ़ा हूँ। एक मैंने मास्टर्स भी जो किया है पॉलिटिकल साइंस में, जो मेरी अभी तक की सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है, वो भी मैंने इग्नू से किया है, साहिबगंज कॉलेज से। अच्छा। तो ऐसा कभी मेरा इंटरेक्शन किसी एकेडमिक पर्पज से कहीं पे हुआ नहीं जहाँ पे लोग मुझे ये बोले, अपने जैसे पीयर्स में होता है, स्टूडेंट्स में होता है, तो ये नहीं हुआ। लेकिन हाँ, सरकारी स्कूल में होने की वजह से कई बार मैं दूसरों की बात से नहीं, अपने अंदर ये फील करता था कई बार ऑप्रेस्ड, जो आप कह सकते हैं। जब ऐसा होता था कि जो मेरे क्लास के लड़के हैं, 12th में हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल से आए हुए हैं, सीबीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से आए हुए हैं, उनको वो चीज़ आती है और वो चीज़ मुझे नहीं आती है। इसलिए नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की थी, इसलिए कि सरकारी स्कूल की स्थिति की वजह से, पढ़ाई नहीं होने की वजह से वो चीज़ मुझे नहीं आती थी। तो उस वक्त मुझे फील होता था खुद में कि ये काश मैंने भी कोई किसी अच्छे स्कूल से किया होता तो मुझे ये आता। लेकिन मुझे खुद में मेहनत करने की चाह थी कि मुझे सीखना था वो चीज़। तो जब भी कभी मैं अंडर एस्टिमेट किया जाता था तो मेरे अंदर ये चीज़ थी कि आपने मुझे अंडर एस्टिमेट इसलिए किया है कि वो चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए आप करते अगर कि मैं वो सीखना नहीं चाहता हूँ, कि मैंने उसको छोड़ रखा है, तो मैं अंडर एस्टिमेट होता। वो अंडर एस्टिमेशन मुझे मोटिवेट करता था कि मैं कल को सीखूंगा और फिर आपके सामने आऊंगा। तो एक तरीके से जो अंडर एस्टिमेशन सरकारी स्कूल में होने की वजह से मुझे मिल रहा था, वो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर बना था। बिल्कुल, मैं भी वही बात अभी आपको बोलने वाला था कि शायद यही मोटिवेशन आपको एक तक पहुंचाने का काम जी किया। जी बिल्कुल। बहुत इनिशियल स्टेज में मैं ये समझ गया था, 10th में ही होने की वजह से जब मैं फैमिली गैदरिंग्स में जाता था तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो बच्चे ऐसे जगह से आते हैं जिनको वहाँ पे वो प्रिविलेज मिला है, सिटीज़ में है, आप आराम से स्कूल जा सकते हो। अब हमारे एरिया में स्कूल ही नहीं है तो आप कैसे जाओगे? मेरा अगला अगला इसी बात पे हम जी, मेरा सवाल भी था हाँ। कि आपको कभी छोटे शहर का या छोटे जगह का होने के कारण कम आका गया होगा? बिल्कुल, बिल्कुल कम आंका गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कभी ना दूसरों की बातों से, जैसे लोग होते हैं कि मुझे कम आंक रहे हैं कहीं पे, तो क्या होता है, या तो आप बुरा मान जाते हैं या फिर आप कुछ करने का नहीं, उसको दिखा देना है मुझे कुछ करके। तो मेरे अंदर कभी ये था नहीं कि मुझे कौन क्या बोल रहा है। मेरे अंदर हमेशा से ये था कि अगर वो चीज़ सब कर रहे हैं और मैं पीछे हूँ, तो क्या मैं अपनी वजह से पीछे हूँ? अगर अपनी वजह से पीछे हूँ तो मुझे लगना चाहिए। लेकिन मैं अपनी वजह से नहीं, मैं बाकी सिस्टम, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सब की वजह से अगर हूँ तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको सुधारूं कैसे। तो जैसे मैं, आपने ये पूछा, तो जब मैं कभी फैमिली गैदरिंग में जाता था बचपन में, तो ये पता चल गया था कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। नियरेस्ट अगर मुझे किसी अच्छे स्कूल में जाना है तो पाकुड़ में है। और आपको पता है, आज से जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे पास रोड नहीं थे, वो साधन नहीं थे कि हम जा सके। आज तो आप जा सकते हो। तो क्या बस वो मेरे ऊपर बर्डन है कि मैं वो कैसे सीखूं, और उस समय यूट्यूब वगैरह भी नहीं था। तो मेहनत करनी पड़ी और चीज़ें हैं जो अंडर एस्टिमेशन छोटी जगह में होने की वजह से, वो मुझे हमेशा ये चीज़ एक खली कि ये नहीं कि मैं छोटी जगह से हूँ तो मुझे ख़राब फील होना चाहिए, इसलिए कि मैं छोटी जगह से हूँ, वो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ वो चीज़ जो बाकी लोगों को ईजिली अवेलेबल है। तो हमारा संघर्ष जो है बाकी जगह से ज़्यादा रहा है। चलिए, संघर्ष से ही परिणाम देता है। जी, संघर्ष। ऐसा कभी आया अफरानी जी कि आपको लगा हो कि ये एग्जाम अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब मैंने डिमोटिवेशन अपने आप में परिस्थिति को देख के या रिसोर्स को देख के, ऐसा कभी फील आया अपने अंदर? जी, देखिए, एक चीज़ तो है कि ये फीलिंग कभी और क्या होता है, मैंने और उसमें एक लाइन और जोड़ना था कि लोग कभी-कभी जब छोटे जगह से जाके बड़े जगह पे पहुंचते हैं तो शहर का जो चकाचौंध है उससे देख के भी, उसको देखकर भी लोग डिमोटिवेशन होता है बिल्कुल बिल्कुल कि हम यहाँ, हम वो कहाँ,
तो वो परिस्थिति कभी अपने में आया? दरअसल क्या होता है कि डिमोटिवेट हम होते हैं, तो डिमोटिवेशन मेरे साथ भी हुई, लेकिन इस वजह से मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा। मुझे पता था मैं कैपेबल हूँ, और मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा जो देख रहे हैं स्टूडेंट को, कि आप जब डिमोटिवेट होते हो, आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, ये इसलिए नहीं होता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये इसलिए होता है कि कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि वो आप नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। आपने एक डिसिप्लिन बनाया है, एक शेड्यूल बनाया है 8 से 10 घंटे पढ़ने का। आपने एक टारगेट बनाया कि आज मैं इतना कंप्लीट करूंगा। अगर आप उससे डेविएट करते हो और लंबे समय तक आप डेविएट कर जाते हो, लंबे समय तक आप फॉलो नहीं करते हो, कभी होता है कि एक एक महीना ऐसा हो जाता है कि जो आपने 8 घंटे का बनाया 5 घंटे ही पढ़ रहे हो, फिर बैक माइंड में आपको वो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो एक एमागडेला एक होता है हमारे ब्रेन में, जो हमें बताता है, मोटिवेट करता है और हमें सही रास्ते पे चलने को प्रेरित करता है, तो वो जो है ना, वो हमें इनडायरेक्टली बार बार बोल रहा है, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। तो हम डिमोटिवेट होते हैं, और डिमोटिवेट होते होते हम डिप्रेशन पे चले जाते हैं। तो मैं, आपने जो पूछा मुझसे कि मैं कैसे करता था, होता था, लेकिन मैं ये समझ चुका था इस साइकोलॉजी को कि 3 से 4 दिन अगर मेरे साथ कुछ होता है तो कंप्लीट क्लोजर, हर चीज से क्लोज करो, पहले अपने टारगेट को पूरा करो, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैंने उसको 8 घंटे 10 घंटे अपने शेड्यूल को लगातार फॉलो कर लिया नेक्स्ट वीक तक, फिर मैं वो उस जगह पे पहुंच जाता था कि हाँ मेरे से हो जाएगा। तो ये चीज थी। बहुत समझने वाली बातें आपने कही है कि जब आपको लगे कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, जी उस स्थिति में अपने आप को एकाग्र करते हुए बिल्कुल। आप उस जिस लक्ष्य के लिए आप वहां हैं, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने जैसे कहा कि हम्म। बड़े शहरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है बहुत। डायरेक्ट जाने के बाद। ऐसा प्राय देखा भी गया है कि जब एक छोटे शहर से लोग बड़े बड़े शहरों की ओर जाते हैं अपने एजुकेशन को पूरा करने के लिए, तो वहां जाने के बाद अब मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, वहां से जाने के बाद वो भटकाव की ओर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखा गया है। और वो स्थिति क्या बनती है उनकी लास्ट तक में, वो वहां से फेल होकर, मतलब जो लक्ष्य लेकर वो गया था, वो लक्ष्य से आउट होके वो अपने घर को वापस आता है, और वो अंत में क्या करता है हम लोग सभी जानते हैं, वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आगे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही बोला। तो कहने का देखिए, आप लोग जो हमारे आज के मेहमान हैं इब्राहिम जी, इनसे सीखने की आवश्यकता है। किस परिस्थिति में ये अपने आप को आगे लेके गए, डिमोटिवेशन ये भी हुए, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किए अपने आप को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। और मैं सभी क्षेत्र के सभी ऐसे युवाओं को जो बाहर में रहकर अपनी तैयारी को कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इब्राहिम जी का जो बातें हैं आप उनको जरूर फॉलो करिए। काफी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही है। मैं इस पे ये काफ़ी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, आज के समय में स्टूडेंट लोग इससे ग्रसित हैं खास करके, तो मैं 2 मिनट बाद बोलना चाहूँगा एक चीज़, कि आप जब किसी शहर में जाते हैं तो क्या होता है कि आपने वो चीज़ पहले एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती है, वो शहर की लाइफ, हर चीज़ चकाचौंध वाली दुनिया, वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं लाइफ होता है, स्टाइल बिल्कुल अलग। स्टाइल आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से, और कुछ समय के बाद वही होता है कि हम वो चीज़ को, जिस सपने को हम लेके गए थे, हम वो पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है, ये इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो साइकोलॉजी है। हम वहां पहुंचे, हमें लगता है कि हमने तो दुनिया देखी ही नहीं है, पहले दुनिया देख लेते हैं, पहले घूम लेते हैं, पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर कर लेंगे ये चीज। ठीक है, ये होता है हमारे साथ। तो आप कीजिए एक्सप्लोर, आप वहां गए हो तो, लेकिन आपने क्या करना है, आपको अपने दिमाग में एक चीज हमेशा बिठाए रखना है कि आप एक सपना लेके आए हो, आपके पीछे लोग हैं जिन्होंने आपको भेजा है। बिल्कुल, आपके माँ हैं, आपके वो पिताजी हैं, हाँ। आपके भैया हैं, या आपके जो भी चाहने वाले, जी, वो आपका राह देख रहा राह है। देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत है। इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको भूल जाते हो तो आप क्या करें, आप अपने रूम पे एक चार्ट लगा ले, आप अपने चार्ट पे लिख लो कि मेरा ये सपना है, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपने बगल में लिख लो कि मेरा ये पर्सनल गोल है कि मुझे भी घूमना है, मुझे भी इंजॉय करना है। आप दोनों को बैलेंस करते हुए चलें, तो आप देखेंगे कि ऐसा होगा कि आप एक दिन वीकेंड में घूमने जा रहे हो, 6 दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है बिल्कुल बैलेंस आपको मिलेगी। तो कभी आप जो है
आप उस जगह पे देखिए, सक्सेस क्या होता है ना, कि सक्सेस हमें इस चीज से नहीं कभी काउंट करना चाहिए कि किसी का एग्जाम में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। हमें सक्सेस इस चीज से काउंट करना चाहिए कि वो लड़का या वो लड़की जो है, वो क्या अपने लाइफ में वो अचीव कर पाया, वो पर्सनैलिटी जो उसको चाहिए थी, क्या वो अभी इस जगह पे है कि वो कुछ अच्छा कर पा रहा है, किसी को सिखा पा रहा है, उसने वो स्किल ग्रैस्प की है कि नहीं की है, वो होना चाहिए। तो अगर आप इस रास्ते पे रहेंगे, जो आप सीखने के लिए गए हुए हैं वो आप कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी आप जी रहे हैं, ये नहीं कि किसी एक चीज को आपने छोड़ दिया, दोनों को, तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे और आपका मेंटल स्टेट भी बहुत अच्छा रहेगा। जब आपसे कोई बात करेगा तो लगेगा कि अच्छा चलो एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि लिमिटेड सीट होती है, लेकिन इनके पास नॉलेज है, ये कुछ बहुत अच्छा कर सकता है एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, या एज एन एकेडमिशियन, या किसी पब्लिक पॉलिसी में, न्यूज रिपोर्टिंग में वो जाके समाज में चेंज ला सकता है, और हमें जरूरत भी है ऐसे लोगों की। बहुत सारा सेक्टर है जी, जहां से लोग जाके सफलता हासिल कर सकता बिल्कुल। है। अब्राहिम जी, आप जैसे कि आपका एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था, तो जी, आपने जैसे बताया कि 80,000 प्लस के स्टूडेंट अप्लाई, 88,000। 88,000 जी, के करीब स्टूडेंट उसमें कंपटीशन में थे। जी। उस कंपटीशन ने आपको कैसा डराया या मोटिवेट किया? देखिए, पहले तो मैंने कभी इस डाटा को नोटिस नहीं किया था एग्जाम निकलने से पहले। एग्जाम के बाद एक्चुअली मुझे किसी इंटरव्यूअर ने ही पूछा था ये, कि आपके जो है, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में लिखा रहता है कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, इस एग्जाम में होता है जनरली, मुझे बाकी एग्जाम का तो नहीं आइडिया, लेकिन इसमें लिखा रहता है कि 88,000 और 85,000 समथिंग कैंडिडेट, एग्जैक्ट नंबर है कि इन्होंने एग्जाम दिया था, और उसमें आप रैंक 1 ला रहे हो, 100% ला रहे हो। तो मुझे किसी न्यूज रिपोर्टर ने ये बात पूछी थी, कि मैंने कभी फोकस नहीं किया था। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये मैं सबको बोलना चाहूंगा, कि अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे कि 2 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीट 0.1% है, 200 सीट है, तो फिर आपने पहाड़ की चोटी को देख के मन बना लिया कि पहाड़ टफ है चढ़ना। आपको वो नहीं देखना है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात, दर्शक ध्यान दें। चलिए। हाँ, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब आपने कोई सपना देखा है, तो सपने के बीच वो 80,000 88,000 लोग नहीं है, वो सपने के बीच सिर्फ सपना और आप हैं। आपको कंपटीशन किसके साथ है? आपकी कंपटीशन, आपकी कंपटीशन आपके हर पिछले गुजरे हुए दिन में जो आप थे उसके साथ है। तो मुझे कभी इस चीज ने ना ओवरवेल्म किया ना डराया। मुझे हर दिन वो चीज मैं फोकस करता था कि क्या मैंने जो कल किया था मैं आज उससे अच्छा कर रहा हूं, या उस लेवल का कर रहा हूं, कहीं उससे नीचे तो नहीं गिर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चीज मुझे डराती थी। तो हर एक बच्चे को ये रखना चाहिए, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, जेई की कर रहा हो, 20-20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सीट इतनी कम है, आपका कंपटीशन उससे नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा कंपटीशन उससे है, बाकी लोगों से है, तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू डार्विन का सिद्धांत है, वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपका कंपटीशन 7 बिलियन लोगों से है। आपको तो कॉम्पीट 7 बिलियन लोगों से करना है ना सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल, तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। तो आपको अपने आप से अपने कंपटीशन है, आप से आपको रखनी है। और अपने आप को जो समझ लिया वो बस ना 88,000 ना 88 लाख, कुछ नहीं है उसके लिए। उसके लिए कुछ भी मैं नहीं बोला है। ना 7 बिल्कुल बिलियन लोग। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि चोटी पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए अगर हम चोटी को देख लें और हम ये कह दें कि चोटी बहुत ऊंची है, हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो खत्म वहां से। कोशिश तो कीजिए, 2 कदम चलिए, 4 कदम, आप धीरे धीरे ही सफलता वहां पहुंच। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अगर आपको हम जेआरएफ के की तैयारी के बारे में अगर कहें कि आप इसको 3 शब्दों में डिफाइन करें, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसको मैं ऐसे करूंगा कि 3 शब्दों में आप कह सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी होनी चाहिए। आप क्लियर होने चाहिए अपनी गोल को लेके। कोई और आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। आपने चूज कर लिया है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी आप मान लीजिए। सेकंड, कंसिस्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कंसिस्टेंसी है ना, ये टैलेंट को भी पीछे छोड़ देती है। हमने जाना होगा, करत करत अभ्यास थे जड़मति जड़मति होत होत सुजान, सुजान। ये हमने पढ़ाया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बचपन में हमें बताया जाता है इसी चीज को समझने के लिए। आप कुछ नहीं भी कर सकते, कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज है जो मैं बोलूंगा कि मैंने फॉलो किया था, ये चीज कि मैं अपने हर गुजरे हुए दिन को इवेल्युएट करता था, वो कंपटीशन अपने आप से, हर गुजरे हुए दिन को,
कि क्या मेरा वो दिन प्रोडक्टिव था, क्या मुझे कुछ और उसमें बदलाव लानी थी। तो ये 3 चीज़ें मैं इसको मानता हूँ जेआरएफ में, जो मुझे एकेडमिक के अलावा, पढ़ाई के अलावा जो 3 चीज़ें किसी को चाहिए लाइफ में, ये एकाग्र आपने जो बिल्कुल शब्द का यूज़ बिल्कुल किया था, तो ये 3 चीज़ें हैं। बिल्कुल। चलिए, जैसे कि आप रैंक 1 में रहे, जी। तो आपने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया या अपना आपने बनाया? मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे थे। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं, तो टॉपर्स कई बार फर्स्ट पेपर में भी होते हैं, कई बार सेकंड पेपर में भी होते हैं, अलग-अलग होते हैं पेपर। हम्म। मेरे तो दोनों पेपर में मैं टॉपर वाले ही मार्क्स है मेरा। अभी तक किसी के इतने मार्क्स आए नहीं थे एक्चुअली। मतलब किसी भी सब्जेक्ट्स में नहीं है इतने मार्क्स किसी के आज तक। तो मैंने टॉपर्स के वीडियो देखे, लेकिन क्या होता है कि आपको टॉपर्स के वीडियो से आइडिया लगता है कि किसने क्या किया है, क्या-क्या हो सकता है। बट आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अगर बताऊँ, जैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो मेरा डेली रूटीन था पढ़ाई का 11 टू 7। मैं रात के 11 बजे बैठता था और सुबह 7 बजे उठता था। क्योंकि मुझे पता था, मैंने बोला कि आप अगर दिन में जागोगे तो कुछ ना कुछ आपको करने के लिए आएगा, किसी का फ़ोन आएगा, किसी के साथ जाना होगा, या कोई भी चीज़ आएगी जो डिस्ट्रैक्ट करेगी आपको। तो ऐसा आप शेड्यूल बनाओ जब शहर सो रहा हो, जब आपको कोई काम ना हो, कुछ भी काम आपको करना ही ना पड़े। 11 टू 7 रात के पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए, मेरे लिए ये वर्क की, ठीक है? ये मेरे लिए वर्क की। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि टॉपर की स्ट्रैटेजी से आपको चीज़ें पता चलती हैं। ये पता चलता है, मैं जो आपको बोलूँगा 11 टू 7, तो इसका मतलब है कि आप जब पढ़ाई का शेड्यूल बनाएँ, तो वो ऐसा शेड्यूल हो जो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। आप जैसा भी बनाएँ, ये आपको लेना है, ना कि 11 टू 7 मैं भी पढ़ूँगा। तो मैंने टॉपर से ये चीज़ें सीखी, कॉन्सेप्ट सीखा। लेकिन स्ट्रैटेजी तो अपनी होती है, और हर इंसान को मैं यही बोलूँगा कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप टॉपर की स्ट्रैटेजी फॉलो करें। लेकिन आप जैसे फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तो आप उसमें कुछ नया करोगे। तो जो भी टॉपर बनता है, जो भी सेलेक्ट होता है, उसकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। हर इंसान अलग है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, उसका मतलब मेंटल स्टेट अलग है। तो ये है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन महत्वपूर्ण है। बहुत टैलेंट को भी बीट करती है डिसिप्लिन, मेरा कंसिस्टेंसी। अगला सवाल भी उसी पे था। जी। चलिए, सवाल यही था दूसरा अगला मेरा कि डिसिप्लिन या टैलेंट। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था। तो ये देखिए, इसके पीछे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि टैलेंट जो होता है ना, वो नेचुरल गिफ्ट होता है। ठीक है, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं। ये नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन आप ऐसा समझिए कि हमारे इंडिया में थोरियम है, जो परमाणु क्षमता इंडिया को बना सकता है, परमाणु पूर्ण नेशन। हम बाहर से मंगाते हैं अभी के समय पे। तो क्या दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमारे पास बहुत है, लेकिन हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके पास टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड हो आप, किसी चीज को देखते ही सीख जाते हो आप, लेकिन आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो आप टैलेंट को यूज कब बेकार। करोगे? टैलेंट से ऊपर तो डिसिप्लिन आ गया। किसी के पास टैलेंट नहीं है, लेकिन वो डिसिप्लिन होके रोज कोशिश कर रहा है, रोज कोशिश कर रहा है, वो सीख जाएगा। तो टैलेंट आपके पास है, अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, बिना डिसिप्लिन का टैलेंट नहीं। की उपयोगिता नहीं है। मैं एग्जाम्पल इसीलिए मैंने बताया बिल्कुल कि हम बिल्कुल। कुछ क्या हो सकते हैं। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है। जी। आ, आ, आप जो ये तैयारी आप कर रहे थे, जी। इस दरमियान आपने मोबाइल का, सोशल मीडिया का कैसा उपयोग किया? सोशल मीडिया पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, स्नैपचैट पे भी हूँ, टेलीग्राम पे भी हूँ। तो क्या होता है कि आपको लोगों से जुड़े रहने के लिए यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब एग्ज़ाम करीब होता था, लाइक 3-4 महीने पहले, तो मैं सब डिलीट कर देता था। क्योंकि उस समय आपको एकाग्रता चाहिए। पहले क्या है कि थोड़ा बहुत आप चला सकते हो, थोड़ा बहुत आप चला सकते हो, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही चलाना है। और मैं आपको बताऊँ कि इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, ये डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें होती है। सोशल मीडिया जो है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है अभी के समय पे। आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है तो आप यूज़ करें, टेलीग्राम यूज़ करें, उसमें आपको सीखने को मिलेगा, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेगी। आप लिंक्डइन यूज़ करें। मैं सारे बच्चों को ये बोलूँगा कि आप लिंक्डइन यूज़ करें, अभी से करें।
उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसे ऐसे कोर्स के बारे में आपको पता चलेगा, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा, आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो लोगों को। तो सोशल मीडिया का रोल मेरा ऐसा रहा कि मैंने सोशल मीडिया को बिल्कुल पढ़ाई के पर्पज से यूज किया। मैं इंस्टाग्राम, मेरे 2 अकाउंट होते थे। एक मेरा होता था जिसपे इंस्टाग्राम भी अगर आप चला रहे हो, जैसे आपको अगर आदत है, तो एक अकाउंट में मैंने सिर्फ कोचिंग्स के ही पेज को फॉलो कर रखा था कि मेरा अगर मन करेगा तो मैं उसी को खोलूंगा, थोड़ी देर देखूंगा तो मुझे सीखने को कुछ मिलेगा, समझने को मिलेगा। लेकिन एग्जाम से 4-5 महीने के पीरियड में मैं बिल्कुल अनइंस्टॉल कर देता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था मेरे पास, कोई भी चीज नहीं। हाँ, लिंक्डइन होती थी, टेलीग्राम होता था, क्योंकि आप एजुकेशनल पर्पज में यूज कर सकते हो इसको। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है और आज के बच्चों को इस बात से बहुत कुछ समझने को है। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का उपयोग तो भरपूर कर रहे हैं। बहुत मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, और उससे सोशल मीडिया के कारण वो भटकाव की ओर भी जा रहा है। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया मैंने भी उपयोग किया, लेकिन क्या, मैंने कोचिंग को फॉलो किया, मैंने इंस्टाग्राम भी चलाया तो कोचिंग को फॉलो किया। तो कुल मिला के अगर सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि आप जिस दिशा की ओर जाना चाहते हैं, आपको उसी दिशा की ओर वो लेके चला जाएगा। ये ऐसा तो बस ये ऐसा वेव है जो आपको बहाएगा। मुझे भी इसने डिस्ट्रैक्ट किया था। एक चीज मैंने सोशल मीडिया से सीखी, साइकोलॉजिकली जो है, पहले सोशल मीडिया सोशल होता था जिसमें आप लोगों से कनेक्ट करते थे। अभी सोशल मीडिया कनेक्शन का जरिया नहीं है, अब जो अनसोशल है हो गया ये। अनसोशल हो गया है। बिल्कुल। इसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया का यूज करें। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया का यूज करें। अगर आप किसी जगह पे फोकस्ड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है, वो अनसोशल है। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि वहां पे आप, पहले क्या होता था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमने पोस्ट की फोटोज कि 4 लोग जाने, हमारे फ्रेंड जाने। अब वो नहीं है, वो पावर दिखाने का वो हो चुका है। तो आप स्टूडेंट, आप पढ़ाई करेंगे और इन सब चीजों को रोज देखेंगे तो आपका मन भी करेगा कि मैं भी कुछ करूं। अभी तो आपका पढ़ने का समय है, जब आप कहीं पहुंच जाएंगे तब आप वो चीज कर सकते हो। तो ये बहुत डिस्ट्रैक्ट, इसने, ये मुझे भी इसने डिस्ट्रैक्ट किया था ऐसे ही। लेकिन मैं समय रहते ये चीज समझ गया कि ये मेरा अभी नहीं है, कल को मैं कुछ बन जाऊंगा, फिर यूज फिर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेहनत कर लेते हैं। तो अफरम जी, जब रिजल्ट आया, हम्म, वो 10 सेकेंड काफी महत्वपूर्ण होता है। रिजल्ट के बाद का कैसा महसूस कर रहे थे, क्या याद आया? इस बारे में तो जैसे कि मैंने रिजल्ट देखा, एक्चुअली मेरा रिजल्ट 4 को आया था, ठीक है। लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से वो एक दिन पूरा बंद हो गया था, सर्वर अच्छा। एनटीए का। तो मैंने 5 की इवनिंग को देखा, दिन में 4 फेब को दिन में आया था, मैंने 5 को इवनिंग में देखा, 5 फेब को। तो जब रिजल्ट मैंने देखा, क्योंकि लगातार मैं ट्राई कर रहा था तो मैं परेशान हो गया, पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो उस टाइम पे मैं बैठा था, ऐसे ही मैंने रैंडम खोला, पहला होता है ना कि बस देखना है, रैंडम खोला। तो मैंने रिजल्ट में, मैंने नंबर कुछ नहीं देखा, मैंने लास्ट में उसमें लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने वो देखा। मैंने बोला वो क्या, वो मुझे पता था कि हो जाएगा, ठीक है, मुझे ये पता था इस बार कि हो जाएगा, अच्छे मेरे मार्क्स बन रहे थे, मैंने काउंट किया था। फिर मैंने रख दिया फोन को, मैंने ज्यादा नहीं देखा। फिर मेरा फ्लैटमेट आया, तुम्हारा रिजल्ट आया क्या? मैंने बोला हो गया मेरा क्वालिफाइड जेआरएफ। मैं अभी, मैंने ध्यान में नहीं था, मुझे पता था जेआरएफ हो जाएगा। उसने देखा, मेरा फोन उठा के देखा 274 मार्क्स, इतने मार्क्स तो आज तक किसी के नहीं आए, उसने ये लाइन बोला। उसके बाद उसने नीचे देखा, मैंने और देखा ही नहीं था कुछ भी, बस मुझे इतना था कि मेरा जेआरएफ हो जाए। उसके नीचे 100% लिखा है, मीन्स ऑल इंडिया रैंक 1। जब उसने मुझे ये बोला तो मैं उस समय शॉक्ड हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लैंक था। नहीं नहीं, गलत होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कट ऑफ इस बार 214 का गया हुआ है, 274 लेके आना नहीं हो सकता। एक बार फिर से देखो, मैंने फिर देखा, मैंने फिर रिजल्ट चेक किया 2-3 बार। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिस्पॉन्स करूं, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। सिलेक्शन हो गया था तो ठीक था, खुश था, लेकिन उसके बाद मुझे ओवरवेलमिंग की फीलिंग थी। फिर मैं बता रहा हूँ, कम से कम 1 घंटे लगे मुझे शांत होने में, आराम से रिलैक्स होने में। फिर मैंने अपने घर पे फोन किया था, फिर पापा अम्मी को बताया, और फिर सबको पता चला उसके थ्रू। चलिए, बड़ा उस समय जो रहा होगा, हमको लगता है कि बड़ा आपको वो सारी चीजें याद आ गई होंगी जो आपके बीते समय में रहा है। वो 1 घंटे हर चीज, वो 10-10 घंटे की मेहनत, वो हर एक चीज लग गया था कि आज वर्थ है।
वो जो मैंने बताया ना, जो आपने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सफलता से पहले और सफलता के बाद, वही होता है। सफलता से पहले हर एक कंफ्यूजन, क्या होगा नहीं होगा, हर दिन डर। सफलता के बाद हो गया, वो डर खत्म, शांत हो जाते हो आप बिल्कुल। अफहम जी, जब आपका रिजल्ट आया, जी क्योंकि आप ऑल इंडिया रैंक में थे, 1 में थे, जी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी आपको फोन आए होंगे कि आप दिखाइए कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में थे, क्योंकि ऐसा प्राय देखा जाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले अपना नाम कमाने के लिए जी, बच्चों को कैसे गुमराह करके अपने इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन कराना है। बिल्कुल तो रियलिटी। आपके पास भी आया होगा वो? बहुत आया था, नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। बहुत आए थे, बहुत। लाइक मैं बता रहा हूँ, मेरा जो रिजल्ट है एक्सेप्शनल है। अभी तक जितने भी सब्जेक्ट में एग्जाम हुए अब तक के, इतने मार्क्स किसी के नहीं आए हैं। मैक्सिमम 268 आए हैं, मेरे 274 है। तो उनको ये नहीं था कि मैं किसी सब्जेक्ट से जेआरएफ हुआ हूँ। उनका कहना था आप आ जाओ, वी विल शो यू एज आवर ब्रांड। आप कहते हो कि एक कहलाती है मार्केटिंग में यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी होता है, पता होगा आप लोगों को। तो यूएसपी में क्या होता है कि आप एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट किसी को देते हो जो किसी के पास नहीं होता है। तो वो मुझे यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। तो मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बहुत आए, बट मुझे ये पता है कि ये बहुत अनएथिकल चीज है। मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो जहां से मैंने की थी बिल्कुल। पढ़ाई, मैंने बस एक ही कोचिंग को जिससे मैंने की थी, मैंने वहां पे पॉडकास्ट दिया है। और मैं बोल सकता हूँ कि उसके टीचर का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। उनसे मैंने सीखा है चीजें, ठीक है। तो मैंने वो नहीं किया कहीं भी, किसी भी कोचिंग में जाके ऐसा। जहां से मैंने की थी, बस एक को मैंने चूज की। अफहम जी, अगर आज कोई सरकारी स्कूल का बच्चा ये सुन रहा है और सोच रहा है कि मैं नहीं कर सकता, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, तो ये आपका सोचना गलत है। आप हर एक चीज कर सकते हो जो इस दुनिया में की जा सकती है। बस ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं, उन्होंने वो नहीं किया, तो वो आपको बताने कि आप नहीं कर सकते हो। या जो चीज आपको उस चीज को करने के लिए चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है। मैं ये बोलूंगा कि आप सरकारी स्कूल के हो, मेरे समय पे यूट्यूब नहीं था। आप आज सरकारी स्कूल के हो, आज भी स्थिति खराबी है, पढ़ाई नहीं होती है, क्लासेस नहीं होती है। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, वहां से जाओ आओ। आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब में हर एक चीज अवेलेबल है। आज के समय में कोचिंग्स वगैरह भी आपको फ्री में चीजें अवेलेबल करवा रही है, आपको पता होना चाहिए। तो अब ये आप नहीं कह सकते हो कि मैं सरकारी स्कूल का हूं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। अब आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि सारे रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं घर बैठे, तब आपने क्यों नहीं किया। तो ये आप भूल जाओ कि आप सरकारी स्कूल के हो। आपको अगर पता है कि मुझे ये करना है, आप देखो, वीडियोस देखो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब इंडिया आ रही है, उन्होंने फ्री में, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने स्वयं प्लेटफॉर्म खोल रखा है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। उसमें आपके हर एक चीज की पढ़ाई हो रही है। जो इंसान पढ़ना नहीं जानता उनको भी वो सिखा रहे हैं। और उसमें सिखा कौन रहा है? उसमें सिखा रहे हैं आईआईटीज, आईआईएम के प्रोफेसर सिखा रहे हैं। तो ये आप भूल जाओ कि आप सरकारी स्कूल के हो तो आपको नहीं सीखने का मौका मिल रहा है। आपके पास यूट्यूब है, आप उससे पढ़ाई कीजिए। नहीं समझ आता है, आप समझने के लिए यूट्यूब पे डालिए कि मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि इस चीज को पूरा कैसे किया जाए, पढ़ा कैसे जाए, वो भी आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल। जी, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को कमजोर नहीं आके, नहीं आके। आज जो भी शख्स बैठा है वो सरकारी स्कूल से ही गया है। सरकारी स्कूल वालों के अंदर आप कमजोर नहीं आके, आपसे लोग डरते हैं क्योंकि आप इतने सफर होके, इतनी मेहनत से आप टक्कर दे रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंडर प्रिविलेज्ड होके आप प्रिविलेज्ड लोगों के बगल में बैठ रहे हैं, तो वो आपके अंदर वो होना चाहिए कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय तो कंपोजिट होता है, किसी एक को आप नहीं दे नहीं, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर आप एक नाम बोलना चाहें तो मेरे पापा का है। क्योंकि मैं जो मेंटल स्टेट मेरा रिलैक्स्ड है, या साइकोलॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ हमेशा बैठ के बातें करता हूँ। बहुत सारी चर्चा होती है बातों पे, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे होती है, मोरालिटी पे होती है। तो जो मेरे पापा का आप कह सकते हैं, जो उन्होंने मुझे अब तक बताया है, उनका ये था, नहीं होगा कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, बिंदास होके पढ़ो। और जब मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे लिए इतना चिल्ड है, उनका सपना है कि मैं कुछ करूँ, बहुत अच्छा करूँ, और वो मेरे लिए चिल्ड है। जब वो मेरे पर प्रेशर बिल्ड करने दे ही नहीं रहे हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं रिलैक्स्ड होके, प्रेशर थोड़ा बहुत तो बिल्ड होता ही है,
तो श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगा। उसके अलावा बहुत और भी चीज़ें हैं, फैमिली मेम्बर्स है, बहन है, फ्रेंड सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल में भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दुनिया के हर फील्ड में फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है, और ख़ास करके स्टूडेंट के लिए अगर उसके पेरेंट्स बच्चों को एक बार भी ये बोल देना, कोई बात नहीं है, तुम पढ़ रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, तुम अपने आप में खुश हो ना, तुमको लग रहा है ना तुम अपना 100% दे रहे हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, उस बच्चे का ना 90% प्रेशर निकल जाता है और वो बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत। बच्चे का सक्सेस बच्चे का नहीं, पेरेंट्स का भी होता है। अगर वो अनसक्सेसफुल है तो इसमें बच्चे की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती होती है। बिल्कुल, वहीं से प्रेशर बनता भी है तो जी। प्रेशर हटता भी वहीं से। अगर जैसे आप बता रहे हो कि किसी बच्चे ने गलत कदम उठा लिया, तो इसमें बच्चे का नहीं, क्या पेरेंट्स से वो बात नहीं कर सकता था इस बारे में? इतना प्रेशर था, तो ये समझते नहीं है। इस पे तो गवर्नमेंट लॉ भी लेके आ चुकी है बहुत तरीके की, कि आप एक बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो चीजें ऐसी हैं। अब्राहिम जी, लक्ष्य, जी। अगला लक्ष्य। अगला लक्ष्य, देखिए लक्ष्य मेरा था कि सोसाइटी में चेंज लाना है पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में। रिसर्च यूपीएससी, करना है। जी, यूपीएससी में पब्लिक पॉलिसी में आप जाते अच्छा। हैं, पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं। हम्म। हम अपने एरिया में आईएएस को किसी अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में आईएएस का जो रोल होता है वो पॉलिसी मेकिंग होता है। आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे कराना है। तो मेरा लक्ष्य यही था कि उधर से जाऊं या इधर से जाऊं। तो अब मैं पॉलिटिकल साइंस से हूं, तो अब रिसर्च में पॉलिसी मेकिंग पे ही जा रहा हूं। तो रिसर्च पे ही है मेरा अगला लक्ष्य। लक्ष्य है कि आगे चल के समाज को बदलना भी बस है। बदलना। अभी मेरे रिसेंट में केरला में कॉन्फ्रेंस था, तो उस पर भी मैंने कुछ प्रपोज किया अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड, वो भी एक्सेप्ट हुआ। तो राइट टू एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, उस पर पूरा रिसर्च था। तो इसी पे है, समाज को थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना है। वो शिखर को नहीं देखना है कि एक साथ इतना गलत है, इतना कुछ हो रहा है। नहीं, जहाँ जहाँ पे जो चीज की जा सकती है उस पे करना है। चलिए, मतलब हमारे दर्शकों को, हमारे पढ़ने वाले बच्चों को कोई आप सुझाव देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही है कि अगर आपने सपना देखा है, तो उस सपने को आप अगर पूरा करना चाहते हो, तो उस सपने के बीच, आपके और उस सपने के बीच बस आप हो। दुनिया में आप किसी चीज को मत देखो, बस आप अपने आप को रोज देखो कि क्या आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। बाकी सारी चीजें ना एक्सक्यूजेस है कि लोग इतने हैं, कैंडिडेट इतना है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। सारी चीजें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप से आपको ये बात करनी है, क्या आप इसके लिए तैयार हो वो मेहनत करने के लिए। तो बस मेरा यही एक संदेश है कि किसी और को देख के आप ना परेशान होना है, ना मोटिवेट होना है, ना डिमोटिवेट होना है, ना एग्रेसिव होना है। अपना काम अपने करते जाना काम को करते रहना है और अपने आप को रोज आंकते रहना है कि क्या मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। है। बिल्कुल दोस्तों, ये सिर्फ अब्राहिम की कहानी नहीं थी, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो हालात से बड़ा बनना चाहता है। याद रखिए, स्कूल नहीं, सोच छोटी होती है, और जब सोच बड़ी हो जाए तो रैंक एक भी छोटा पड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमने आज आपने समय दिया आपका हमारे भी चैनल को। धन्यवाद कि आपके मदद से मैं अपने एरिया के बच्चों तक पहुंच पाया, ये बहुत बढ़िया। आपका भी धन्यवाद है बहुत। चलिए, जी, जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक ऐसे वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे आज बड़े बड़े जगहों में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वरदान साबित होगा इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। नमस्कार, जय हिंद।